बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में हमारे साथ एक अहम तरीन शख्सियत मेहमान है और उनके साथ एक अहम तरीन मौजू पे बात होगी। लेकिन उससे पहले दो तीन वजाहतें ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये कि सिंध और बिलखसूस कराची की जेलों में अफ़गान बच्चों की मुबैना कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से। उनको फ़रतुल्लाह बाबर साहब और जो खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन हैं मोहसिन दावड़ साहब, उन जैसे लोगों ने भी ट्वीट किया था। हमने भी उस बहती गंगा में हाथ धोया और ज़ाहिरी बात है कि अगर हम जैसे लोगों के सामने बच्चों की और वो भी अफ़गान बच्चों की ऐसी तस्वीरें सामने आए तो उस पे दिल का दुखना और एहतजाज करना हमारा एक फ़ितरी अमल है। लेकिन उस हवाले से एक तो सिंध के दो वज़रा जनाब शर्जील मेमन साहब और एजाज़ जाकरानी साहब की कल मुझसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मुख्तलिफ़ जो जेल है उसके अंदर जो कैदी है उनको या ख़वातीन या बच्चे उनको जिस तरह रखा गया है तो उन्होंने वीडियोज़ और तस्वीरें भी दिखाई। और इस वक्त आप वो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। उनका ये दावा है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो न सिंध की जेलों की है और न अफ़गान बच्चों की है। उनका ये कहना है कि जितने भी लोग वहाँ पे अरेस्ट हैं तो अफ़गानी हैं या किसी और मुल्क के शहरी हैं, उसमें चंद सौ अफ़गानी भी हैं। तो वो गैर कानूनी क़याम की वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया है और अदालती अहकामात के तहत वो उधर जेलों में हैं। और उनके दावे के मुताबिक कि जो ख़वातीन हैं तो उनके साथ बच्चे भी हैं। लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं और जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो सिंध के किसी जेल की नहीं है। दूसरी वजाहत, इस वक्त सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जो मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हो रहे हैं और फ़ौज दुश्मनी के मुर्तकिब हो रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जी 5000 फ़ौजी अफसरान ने अपने इस्तीफ़े जमा कर दिए हैं। मैंने फ़ौज के इंतहाई मुस्तनद ज़राए से और MS ब्रांच और यहाँ से पता किया तो इस ख़बर में बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है। और मैं यहाँ पे ये दावा कर रहा हूँ कि 5000 तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई 500 भी दिखा सके तो मैं अपनी इस बात पे माज़रत करने को तैयार होऊंगा और उन लोगों से जो इस बात को फैला रहे हैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बल्क में फ़ौज से किसी ने इस्तीफ़े नहीं दिए हैं। जो रूटीन में पिछले साल उससे पिछले साल जिस तादाद में कुछ लोग ज़ाती वजूहात की बुनियाद पे कुछ डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी की वजह से वो अगर फ़ौज से चले जाते हैं तो वही हैं। लेकिन इस तरह का कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ है और 5000 तो बहुत बड़ी तादाद है। 500 लोगों ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया है, ना जमा किया है। ये मैं इंतहाई वसूख के साथ और इंतहाई मुस्तरद ज़राए के हवाले से ये बात कह रहा हूँ। एक आजकल गलगला है कि जी टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है और टेक्नोक्रेट हुकूमत बनने जा रही है और PTI ने उसको खुसूसन बहुत बड़ा इशू बना दिया है। तो मेरी मालूमात के मुताबिक फ़ौजी और अस्करी हलकों में ना तो टेक्नोक्रेट हुकूमत पे कोई बात हुई है, ना इस हवाले से कोई गौर हो रहा है, ना इस हवाले से कोई मंसूबा ज़ेर गौर है। ये सिर्फ है कि कुछ लोग शबरज़ैदी साहब और हफीज़ शेख साहब जैसे जो लोग हैं वो शायद नौकरी की तलाश में उन्होंने इमरान खान साहब और इस तरह के लोगों में कान में ये बात डाली हुई है। मेरी मालूमात के मुताबिक जो मौजूदा अस्करी क़यादत है उनकी तरफ से ये बात हर फ़र्द पे वाज़े की गई है और हर पार्टी पे वाज़े की गई है कि वो इस तरह के किसी एडवेंचर का इरादा नहीं रखते हैं। सियासतदान जाने, उनका काम जाने। और इस वक्त उनको एक कंसर्न अगर है तो वो मईशत का है और मईशत के लिए वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो मौजूदा सेटअप का तसलसल चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था कि बाप पार्टी वो यतीम हो गई है और अब बिखरने जा रही है और मेरे मालूमात के मुताबिक PTI भी यतीम होने जा रही है। लेकिन एक और पार्टी जो कि पिछले सालों में यतीम हो गई थी और बिखर गई थी वो मुत्तहिद होने जा रही है।
और उस पार्टी का नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM। और इसमें जो बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसूरी साहब। MQM के मामले पे बाद में आते हैं। ये आपसे तो शुरू में हमने देखा था कि MQM वाले भी नाराज़ थे, अचानक आप गवर्नर बने तो आपने भी कुछ मौक्कल पाल रखे हैं, कोई जादू कर लिया, जिन्नात आपके साथ है, आप कैसे गवर्नर बन गए? चलें, अगर आप जिन्नात और मौक्किलों की बात कर रहे हैं तो बस दुआ कीजिएगा कि इन जिन्नात और मौक्किलों को मैं अपने इस शहर कराची और इस सूबे की भलाई के लिए इस्तेमाल करूं, इसकी तरक्की के लिए इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरा शहर बहुत गरीब होता जा रहा है, टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, मईशत के हवाले से भी, चलने फिरने के हवाले से भी, क्योंकि रोड रास्ते टूट गए हैं, और उन हवालों से भी जो बुनियादी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा मतलब कि समंदर होते हुए भी ये शहर पानी के लिए तरस रहा है, बिजली नहीं है मेरे लोगों के पास और गैस भी नहीं है, और सितम ज़रीफ़ी ये कि अब रोज़गार के लिए भी तलाश जारी है और रोज़गार भी मौजूद नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं मौक्किलों को मैं दरख्वास्त करूँ, और मैं ये समझता हूँ कि दरख्वास्त अब सुनने का वक्त आ चला है, क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं की बात है। लेकिन जिनके पास जिन्नात और मौक्किल थे वो तो बड़े अमीर होते जाते हैं, तो आप के जो जिन जिन्नात ने या जिन मौक्किलों ने आपको गवर्नर बना दिया है, तो वो जिन्नात और मौक्किल आप कराची और सिंध के इन महरूमियों को दूर करने के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? अगर आपने ये बात की है सलीम भाई, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो नोटिफिकेशन हुआ इस मनसब के लिए वो 12 रबी अव्वल वाले दिन हुआ, और 12 रबी अव्वल का दिन आलम इस्लाम के लिए क्या अहमियत रखता है, और अल्लाह ताला ने अगर इस दिन मुझे इस मनसब पर बिठाया है तो मैं समझता हूँ कोई एक ऐसा काम ज़रूर होगा जो इस निस्बत से जाना और पहचाना जाए कि इस शहर में, इस सूबे में और इस मुल्क में, क्योंकि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ इस सूबे में, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ये सूबा तरक्की करे, इस सूबे के मसाइल हल हो जाएं। एक बड़ी तनकीद या जिस शक का इज़हार किया जा रहा है वो ये कि जी आपने पैसा खर्च किया है और पैसे की ज़ोर पे आपने ताकतवर हलकों को साथ मिलाया है और उन्होंने आपको गवर्नर बनाया है। इस इल्ज़ाम में कितनी सदाकत है? देखें, पैसे तो इस शहर में बहुत सारे लोगों के पास बहुत बड़े बड़े पैसे हैं। मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, शायद मेरी जेब तो अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए ही नाकाफ़ी हो इन हालात में जब मईशत और कारोबार सभी के ठप हो चुके हैं। मैं इन बातों का भी जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि कुछ बातें और कुछ सवालात जो लोगों के जहनों में होते हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं और आपको वो अपने किसी एम में डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं ये समझता हूँ सलीम भाई कि अगर आप इक़्तिदार चाहते हैं तो उसमें ताकत की बुनियाद पे ही आपको इक़्तिदार मिलता है, अदरवाइज़ तो आपकी पोजीशन ऐसे ही है जैसे आप काम बहुत सारा करें और आपको सिर्फ़ एक बख्शिश दे दी जाए। तो इस वक्त तो बख्शिश पे चल रहा है ये शहर, ये सूबा हमारे लिए कम अज़ कम, क्योंकि मेरी पार्टी MQM पाकिस्तान है जिसने मुझे यहाँ नॉमिनेट किया गवर्नरशिप के लिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपकी अहमियत और ताकत ना हो तो आप फिर लोगों के काम नहीं करवा सकते। बहुत सारी माएँ इस वक्त कराची की और हैदराबाद की, बल्कि वो तो खैर बलूचिस्तान और बाकी जगहों पे भी है, वो अपने मिसिंग बच्चों पूरे के पाकिस्तान लिए, की, जी मैं तो पूरे पाकिस्तान की हाँ, बात करता हूँ, उसका इंतज़ार कर रही है या कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। तो गवर्नर बनने के बाद उन माओं के ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए आपने कुछ किया, कुछ इस तरह के लोगों को रिहा करवाया, बाज़याब करवाया? जी बिल्कुल। जब मैंने सबसे पहला MQM पाकिस्तान में मैं जब डिप्टी कन्वीनियर दोबारा से बहाल हुआ था और अभी गवर्नर बनने से कुछ हफ़्ता पहले ही की बात थी कि हमने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को कराची में MQM के आर्जी मरकज़ हैदराबाद बुलाया था और वो आए थे और कम से कम 2 घंटे का एक था और बाहर टेंट और पंडाल में तकरीबन 200 ख़ानदान
अपने बच्चे, माएँ, बहनें और भाई वहाँ मौजूद थे और उन सब ने वहाँ उनके सामने रो के फरियाद रखी थी कि कम से कम जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको अगर आपके पास हैं तो उनको जेलों में डाला जाए, अगर वो सज़ा के मुस्तहिक हैं तो उन्हें सज़ा दी जाए, लेकिन मिसिंग ना हो। और उसी चीज़ को लेते हुए आज दिन तक इसके ऊपर काम हो रहा है और अव्वलीन तरजीह है कि पूरे पाकिस्तान में कोई मिसिंग ना हो, सब कानून के इख्तियार में रहते हुए अदालत से अपनी सज़ा या जज़ा का फ़ैसला लें। ये बिल्कुल नामुनासिब और गैर मुनासिब बात है कि हमारे यहाँ इस वक्त इस माशरे में लोग मिसिंग हों। अच्छा कामरान टिसूरी साहब, हमारे साथ रहिए, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो उस अहम तरीन मौजू पे बात करेंगे कि क्या MQM के तमाम धड़े मुत्तहिद होने जा रहे हैं या नहीं। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। हमारे साथ आज के जरगे में मेहमान हैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसूरी साहब। कामरान टिसूरी साहब, आपने ये जो काम शुरू किया है MQM के मुख्तलिफ़ दड़ों को मुत्तहिद करने का, तो ये बताइए ये आपका अपना इनिशिएटिव है या कि मुक़्तदिर हल्कों ने आपको टास्क किया है या कि वफाक जिसके आप नुमाइंदे हैं उन्होंने आपको टास्क किया है? सलीम भाई, आपने अपने इंट्रो में ये ख़ुद कहा और आपने इस बात की निशानदही भी की कि इस वक्त के जो हल्के हैं, जो रिजीम है, वो किसी भी किस्म की सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। आपने ऐसे ही कहा मेरे ख़्याल से, जो जी, मैंने वो सुना। ये कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी ऐसा ही है और यही वजह है कि सारे दोस्तों के साथ जो बातचीत हुई और सब मेरे पास भी आए और मैं उनके पास भी गया और जा रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी और मैं ये समझ रहा था कि जैसे आपने भी कहा और नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त माशी बहरान अपनी जगह, कराची के ये जो हालात हैं, स्ट्रीट क्राइम और गैर ना होना भी अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ सभी जमातों ने अपने आप को आवाम के सामने रखा बाई इलेक्शंस में और बाई इलेक्शंस के रिज़ल्ट भी सबके सामने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मायूसी नज़र आई वो ये है कि जो आपका वोटर है उसने एक ऐसी जमात जो अपने आप को बड़ा पॉपुलर कहती है, जिसका नाम PTI है, उसके अपने लीडर ने जब कराची से इलेक्शन लड़ा तो 10% से भी ज़्यादा वोट कास्ट नहीं हुए। तो ये इस बात की निशानदही है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे कराची के अंदर, लोग बाहर निकल के वोट नहीं डालना चाहते। कराची का वोटर इस वक्त नाराज़ है, वो ये समझता है कि उसके जो काम थे वो नहीं किए गए। पिछले 5-8 सालों से वो अपने गलियों की जो गटर लाइनें हैं उनके सेवरेज के निज़ाम के लिए रो रहा है। तो जब अगर वोटर निकलना ही नहीं चाहता और किसी भी जमात को वोट ही नहीं देना चाहता, तो सबसे पहला काम तो यही था कि सबको आपस में जोड़ा जाए, इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए और चाहे कोई किसी के साथ शामिल ना भी हो, लेकिन इस बात पर, उस पेज पर ज़रूर आ जाए कि हमें अब एक दूसरे को नहीं ठीक करना, बल्कि हमने इस शहर को, इस सूबे को ठीक करना है। हमें उन खामियों और ख़राबियों को ठीक करना है जो शहर और शहरियों के वसी तर मफाद में है। लेकिन टिसूरी साहब, गुज़िश्ता सालों में हमने देखा कि PSP MQM को ठीक कर रही है, मुत्तहिदा पाकिस्तान PSP को ठीक करने में लगी हुई है, लंदन वाले यहाँ के MQM वालों को ठीक करने में लगे हुए थे, मुस्तफ़ा कमाल को ठीक करने में लगे हुए थे। तो ये जो पिछले सालों में इस मुख्तलिफ़ दड़ों में इतनी ज़्यादा दूरियां आई हैं, नफ़रतें फैली हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए हैं, तो आपके पास कौन सी जादू की ऐसी चड़ी है कि आप इन सब को मुत्तफ़िक कर लेंगे और दोबारा मुत्तहिद कर लेंगे? वो तो आपने मुझे बताया है कि मेरे पास एक मौक्किल है और उस मौक्किल के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बिल्कुल ठीक कर लिया है कि कोई एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं करेगा, सब एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे, बड़ों का और छोटों का एहतराम होगा। और एक रिवायत जो इस MQM पाकिस्तान की रही है और बड़े सालों से थी और है कि हर एक को इज़्ज़त देनी है। अच्छा टिसूरी साहब, वो मौक्किल अपने सूबे के लोगों को,
वो मुवक्किल मर्द है या खातून है, यूनिफॉर्म्ड है, वर्दी में है या बग़ैर वर्दी के हैं? अगर मैं सच बता दूं तो वो बड़ा पावरफुल है मुवक्किल। अच्छा। और अगर वो अपनी पर आ जाए तो ईंट से ईंट भी बजा सकता है। और उस मुवक्किल का नाम जो है ना वो है अवाम। अवाम। और बड़े दिनों से ये अवाम सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। मैंने लोगों में सलीम भाई जाकर देखा है। मैं लियाकताबाद, महमूदाबाद, मच्छर कॉलोनी, लियारी, कराची के हर उस इलाके में गया हूँ, लोगों के साथ रोडों पे बैठा हूँ। आवाम बहुत नाराज़ है। लोग बहुत गरीब हो गए हैं इस शहर में, इस सूबे में बहुत गरीब हो गए। इंटीरियर सिंध की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। मैंने 3-4 विज़िट किए हैं। सैलाब के बाद अंदरूनी सिंध जो लोग जिस बदहाली का शिकार हैं अंदाज़ा नहीं कर सकते आप और हम। लोग एक टेंट में एक चारपाई पे अपने 4 बच्चे मट्टी में लेके बैठे हैं और एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खामोश हैं। लेकिन टिस्सुरी साहब, अवाम आपने तो इन सब की मुवक्किल का बर्दाश्त मामला का अवाम की तरफ जाने दिया, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है और पिछले सालों में हमने जो कुछ देखा है, तो हकीकत ये है कि MQM के जितने भी दड़े बने थे तो उन्होंने पिछले सालों में जो कुछ भी किया है वो यूनिफॉर्म्ड मुवक्किलों की हिदायत पे किया है। तो अभी आप जो काम करने जा रहे हैं तो मैं सीधा साधा पूछ लूँगा कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का NOC है, उनकी तरफ से रुकावट तो नहीं आएगी? सलीम भाई, मैं आपसे बिल्कुल दिल से बात करूँगा। मुझे नहीं पता कि जो पिछली रिजीम जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ आपका इशारा है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या हाल किया इस सियासत का और इन लोगों का। और जो भी किया गलत किया, उसकी सख्ती से मैं करता हूँ कि हमें उस किस्म की किसी चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहिए था। और जो भी किया बकौल आपके जबरन किया। और ये बात सच है कि MQM का जो मैंडेट था वो छीन कर PTI को दिया गया। और मैं उस वक्त भी कहता था 2018 में कि ये डिलीवर नहीं करेंगे, इनको आप ला तो रहे हैं लेकिन कल ये इस मुल्क के लिए और आप सब के लिए बदनामी का बाइस बनेंगे। और वही हुआ आज। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं अपने इस इनिशिएटिव के अंदर इस बात को बरमला कह सकता हूँ कि ये सिवाय एक दर्द और दर्दमंदाना अपील है, एक गुजारिश है मेरे सारी दोस्तों से। मैं उनको मजबूर नहीं कर रहा। आप तीनों धड़ों से या तीनों लोगों से पूछ लें कि मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप आएँ या आपको लाने के लिए कोई कह रहा है। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि ये हालात हैं और अगर अब भी आप शराइत रखना चाहते हैं और अब भी आप एक दूसरे को ऊपर तनकीद करना चाहते हैं तो फिर आपके हाथ से ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने आप लोगों पे तनकीद करते हुए कहा है कि टिस्सुरी साहब इत्तेहाद की सूरत में डाकुओं और लुटेरों को जमा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो आउट हो चुके हैं और रन आउट हुए हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, एक इस पूरे प्रोसेस में एक बंदे क्लीन बोर्ड हुए हैं, उनका नाम इल्ताफ़ हुसैन है। जब आप अभी दोबारा ये इत्तेहाद करने जा रहे हैं तो इसमें इल्ताफ़ हुसैन की माफ़ी का या उनको वापस लाने का और एकमोडेट करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है या कि नहीं, इल्ताफ़ हुसैन आउट है हमेशा के लिए? देखें सलीम भाई, मैं तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को कभी अपनी ना ज़िंदगी में मिला हूँ ना मैंने उनसे कभी बात की है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके साथ उनका एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। मुझसे ज़्यादा आप उन्हें बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या उनका किरदार यहाँ होना चाहिए? नहीं, मेरे नज़दीक में तो नहीं होना चाहिए। और मैं जिस वक्त मिलता था तो उस वक्त भी मैं ये कहता था कि उनका अब नहीं होना चाहिए। यहीं रुक जाइए और अब मैं अपना जवाब दे देता हूँ। मैं अपना जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि देखें, हम अपनी स्टेट के साथ खड़े हैं, अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और अगर कहीं पर ये फ़ील होगा और होता है कि कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है या उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, तो कम से कम मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से और एक सच्चे पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं अपनी स्टेट के साथ और अपने मुल्क के साथ खड़ा रहूँगा। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का इशू स्टेट के साथ है, मेरी ज़ात के साथ नहीं है।
और ना ही मेरी पार्टी के साथ मुझे लगता है कि है, जब जिन हम लोगों को अभी MQM आप पाकिस्तान कर के रहे साथ खड़े हैं, जिसके सरबराह अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, और वही सरबराही करेंगे आगे जो MQM पाकिस्तान चलेगी। नहीं गवर्नर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये लोग जिनको अभी आप मुत्तहिद कर रहे हैं, ये लोग जब उनके साथ खड़े थे, उनको कायदे तहरीक कहते थे, उनके कहने पे मरने मारने पे तैयार हो जाते थे, तो इल्ताफ़ हुसैन साहब पे ये रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ के इल्ज़ामात उस वक़्त भी थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर इस इत्तेहाद का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं कि इल्ताफ़ हुसैन के बग़ैर उर्दू बोलने वाले और MQM के मुख्तलिफ दड़े मुत्तहिद हो सकते हैं, और वो वोटर और वो आवाम जिनको आप इकट्ठा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो उनके बग़ैर निकल सकेंगे? देखें, जो भूख है ना, और बेरोज़गारी और मसाइल जो आपके अपने बच्चों के लिए पैदा हो जाए, आपके माँ बाप के लिए पैदा हो जाए, और 2 वक्त की रोटी महाल हो जाए और जीना दूबर हो जाए, तो फिर ऑप्शन नहीं बचता है इंसान के पास किसी भी चीज़ का। ये जो इन सबको मैं मोहब्बत की दावत दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं दे रहा कि ये आएँ और एक दूसरे के साथ मिलकर और फिर अपने लिए कोई नया रास्ता निकाल लें। ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ और कह रहा हूँ सबको कि अब आवाम, लोग जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो शहरी हैं, जो इस सूबे और इस पाकिस्तान की आवाम है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो अब गरीब हो गई है, मजबूर हो गई है। अब हम उस वक्त नहीं बैठे 20 साल पहले कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों। अब तो हमारे सर्वाइवल का इशू है। अब तो हमारी ज़िंदगी गुजारने में दिनों का कसूर है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारी सिमती कोई नहीं है। हमने आज़ादी ली इसलिए कि इस मुल्क में ये नौजवान जो आज यूथ कहलाती है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके फ्यूचर का कौन सोच रहा है। इस शहर में एजुकेशन ख़त्म हो गई, किससे सवाल करूं मैं। इस शहर के अंदर बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे अच्छी जगहों पे, किससे सवाल करें। इस शहर की मजबूरियां, लोग गैरत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक गैरतमंद कौम है ना ये शहर कराची में रहने वाले अर्बन एरियाज़ के लोग, जिनको हम उर्दू स्पीकिंग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आज जिस मोड़ पे खड़े हैं, इससे ज़्यादा और क्या बर्बादी होगी हमारी। लेकिन जसूरी साहब, ये सवाल तो लोग हुए भी या जरदारी साहब से पूछते हैं। तो अब इंतज़ार नहीं है। मैंने कहा है ये बात, आज भी कहता हूँ आपके तवज्जुह से, ये जो सवाल आप करना चाहते हैं, ये सवाल जरदारी साहब से नहीं बनता, क्योंकि सिंध को उन्होंने रूल किया है, या फिर MQM ही से बनता है। अब कोई स्क्रिप्ट नहीं है। अब अगर सही रास्ते पे चलना है, और वो कहते हैं ना कि उस कौम की हालत कभी नहीं बदलती जो खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। अगर ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, लोगों से बात कह रहा हूँ, अगर आज भी समझ नहीं आती तो ना सही। मुझे तो कोई, मैंने तो कहा है कि मैं मजबूर नहीं कर सकता किसी को। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसूरी साहब। टिसूरी साहब, ये जो आप कराची का और सिंध का जो रोना रो रहे हैं, तो और आपने कहा कि लोग सवाल करते हैं, तो ये सवाल तो जरदारी साहब से नहीं बनता, इतने अरसे से वो सिंध को रूल कर रहे हैं, या फिर जब MQM मुत्तहिद थी तो उस दौर कत्ल भी हो रहे थे और सिंध की ये महरूमियाँ भी बढ़ रही हैं। तो ये सवाल तो या MQM से बनता है या जरदारी साहब से बनता है, कि नहीं इसके अलावा किसी से बनता है? नहीं, मुझे आप ये बताएं, मैं रो नहीं तो क्या करूं, हंसूं? लोग हम पे हंस रहे हैं, और वो कौन लोग हंस रहे हैं? जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, वो हम पे हंस रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये रोने का ही मकाम है हमारे लिए, क्योंकि आवाम रो रही है। उस माँ से पूछें जिसका बच्चा चला गया 4 दिन पहले, NED का स्टूडेंट, वो रो रही है। नहीं, रुलाया किसने? लोग कहते हैं कि राशन नहीं है, वो भी रो रही है। रुलाया, या फिर हम सब ने रुलाया जिसको आप दोबारा इकट्ठे करने जा रहे हैं। हम सब ने रुलाया है। हम सब कसूरवार हैं, हम सब कसूरवार हैं। मैं सबके नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। सब ने रुलाया है लोगों को, और अब भी मरहम रखने का एक आखिरी मौका है कि आइए और लोगों के
ज़ख्मों पे मरहम रखिए। अच्छा और टिसोरी अगर साहब, मरहम जब भी आप नहीं रख सकते आपने तो बस ये ठीक है। बेड़ा उठाया हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है आप जैसे मुस्लिहीन या सुलह करने वाले या सालिस या दाई जो भी हो, वो एक फ़ार्मूला भी सामने रखते हैं। तो आपके पास इन तमाम दड़ों को जमा करने के लिए फ़ार्मूला क्या है? कोई एमक्यूएम में इदगाम होगा या कि कोई कलेक्टिव लीडरशिप बनेगी? क्योंकि अभी तक तो ये है कि जितने भी दड़े हैं उसमें से हर कोई अपने आप को हकीकी एमक्यूएम और अपने आप को शेर समझ रहा था, कोई भी अपने आप को पौना शेर समझने को तैयार नहीं था। फार्मूला एक ही है कि सब अपने अंदर से लीडरशिप ख़त्म कर दें और ख़िदमत और काम करने का जज्बा ले आएँ। एमक्यूएम पाकिस्तान जिसके सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और जिसका निशान पतंग है, एक ही एमक्यूएम थी और है। उसी के अंदर सारे लोग आपस में बैठ के इत्तफ़ाक़ राय कर रहे हैं और मेरे ख़्याल से किसी को इस बात पे एतराज़ भी नहीं है कि आगे चलकर सब खिदमत करें। और मैं समझता हूँ और आपके चैनल की तवज्जुह से मैं आज ये कह सकता हूँ कि जो ज़ाती अनात थी और जो आपस में एक दूसरे को तनकीद और नीचा दिखाने की बात थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये मैं बरमला आपके चैनल से कह सकता हूँ कि जो रिफ्ट थी, जिसे एक कहते हैं ना कि इत्तफ़ाक़ नहीं था बल्कि नफाक था एक दूसरे के साथ, तो इत्तफ़ाक़ इस बात पे हो चुका है कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं फिर ये बात वाज़ेह कर दूं कि देखें, सियासी जमातें आपस में एक दूसरे के साथ सियासी बात कर सकती हैं, मैं सिर्फ़ इखलाकी बात कर सकता हूं क्योंकि मैं वफाक का नुमाइंदा हूं। मैं इनकी सियासी मामलात में नहीं बोलूँगा, मैं इखलाकी मामलात में ज़रूर ये चाहता हूँ कि एक दूसरे के साथ मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से तय हो जाएँ। अच्छा टिसोरी साहब, जब आप फरमा रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही सरबराह होंगे, तो इसका तो मतलब ये है कि आप बाकी जमातों को उनमें मदगम कर रहे हैं। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब, फ़ारूक सत्तार साहब और ये बाकी लोग जो हैं वो उनको कायद मानने और अपनी पार्टी ख़त्म करके वो एमक्यूएम का नाम दोबारा एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? बात इतनी सी है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कई बार अपने टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान में से जो लोग गए थे वो सब वापस आ जाएं और हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। और इस तरह की कई बात उन्होंने हर तरफ से की और मैं ये समझता हूँ कि वो बड़े क्लियर हैं, राब्ता कमेटी बड़ी क्लियर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान में जो भी आएगा हम उसको इज़्ज़त और एहतराम देंगे, मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे। और जब मेरे पास मुस्तफ़ा कमाल भाई आए थे गवर्नर हाउस, तो उन्होंने भी ऐसी ही प्यारी बातें की थीं और वो भी यही दर्द लेकर आए थे कि हमें हालात को ठीक करना है। और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि वो कोई सरबराही चाहते हैं या कोई अपने लिए रुतबा चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ कि हम लोगों के दरमियान में रह के एज़ ए कारकुन काम करें लोगों का। तो उनका जो जज्बा था वो बड़ा, मैंने उसको खराज तहसीन पेश किया था, इसीलिए मैं कल उनके पास गया भी था। और फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई ने भी यही बात की कि वो भी चाहते हैं काम करना। और दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू से मैंने एक बात हासिल की वो ये कि दोनों ही खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को अपना बड़ा भी समझ रहे थे और रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर हैं और हमारे बड़े हैं। तो मैंने यही नतीजा अख़ज़ किया इस बात से कि इनके दरमियान कम अज़ कम इस बात के ऊपर कोई वो नहीं है कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। खालिद मकबूल भाई एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर सब मिलकर, जैसे मैंने गुजारिश की है सबसे कि एक साथ मिल के बैठ जाइए। और अगर कोई, देखें इसमें ये भी नहीं है, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप एमक्यूएम में ही शामिल हो जाइए। बात सिर्फ इतनी है कि हमने एक पेज पर आके सबको साथ लेके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमने अब लोगों के काम करने हैं, लोगों की भलाई। इशरतुल इबाद साहब की क्या पोजीशन? देखें इशरतुल इबाद साहब, देखें इशरतुल इबाद साहब कोई अलहदा से कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो भी एमक्यूएम पाकिस्तान में 14 साल गवर्नरशिप कर गए हैं
और अगर वो वापस आते हैं और एमक्यूएम में आके काम करना चाहते हैं, अपने हिस्से का काम हर आदमी कर सकता है। देखें, हमने तो सभी के लिए, खालिद मकबूल भाई ने कहा ना कि सब आ जाएं। नहीं, उनसे तो आपका जो कोई राब्ता आएगा तो नहीं और हुआ वो जिस काम तरह करना बाकी लोगों चाहता से है किया आ है? जाए। जब मैं गवर्नर सिंध का मर्तबा मैंने संभाला था, तो मैंने जितने भी गवर्नर्स यहाँ रह चुके हैं सबको मैंने ख़ुद टेलीफ़ोन किया था। मोइनुद्दीन हैदर साहब को, ज़ुबैर साहब को और इशरतुल इबाद साहब को। मैंने इमरान इस्माइल साहब को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन मैंने वॉइस नोट्स पे इन पे कहा था कि आप यहाँ गवर्नर का मर्तबा संभाल कर गए हैं, तो अगर आप मुझे कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं तो मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर बहरहाल मेरा उनसे रब्ता हुआ था और मैंने सभी से ये बात की है जो भी राब्ते में हैं और राब्ते में नहीं है, कि काम करने के लिए सबके लिए जगह है और काम लोगों का होगा, इस शहर का, इस सूबे का होगा। अच्छा, सबके लिए जगह है तो एमक्यूएम हकीकी जो है आफाक साहब वगैरह उनसे भी बात हुई है और या कि नहीं, उनसे अभी तक बात नहीं हुई है और ये दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं? नहीं, मैंने आफाक भाई से भी मेरी बातचीत हुई थी। मैंने तो देखें आने के बाद पीर साहब पगाड़ा और अपना सिराजुल हक साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, सभी के साथ मैंने मुलाकातें की और सभी के साथ बात की है। और अयाज लतीफ़ अलीजो साहब के पास भी मैं हैदराबाद चल कर गया था। तो आफाक भाई भी हमारे भाई हैं, इसी शहर में रहते हैं, मैंने उनसे भी बात की है। नहीं, वो दूसरों से तो दूसरे कौमी मामलात पे बात हुई होगी ना। आफाक साहब से एमक्यूएम में वापस आने के लिए कोई बात हुई है और वो तैयार है? देखें, वापस आने की बात तो तब की जाएगी ना जब आप अपना, जिसे कहते हैं ना, ये जज्बा ज़ाहिर करें कि आप आने के लिए तैयार हैं और लोगों के काम करने के लिए तैयार हैं। आफाक भाई से जो मेरी बात हुई थी, वो आपने सही कहा कि कौमी इशू पे हुई है, लेकिन मुझे अगर उनके पास भी जाना पड़ा और वो मेरे पास आए, मोस्ट वेलकम, हम उनसे भी बात करेंगे। यानी ये जज्बा अभी तक फारूक सत्तार साहब ने और मुस्तफ़ा कि कमाल साहब ने ज़ाहिर करना किया है और आफाक साहब ने अभी तक एमक्यूएम के साथ चलने का जज्बा ज़ाहिर नहीं किया है? नहीं, ऐसा भी कुछ भी ज़ाहिर नहीं किया उन्होंने। अच्छा, और इन्होंने किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब और फारूक सत्तार साहब ने? देखें, जब मुस्तफ़ा भाई मेरे पास आए थे और जब हमने इस शहर के लिए बात की, और उस बात से मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि वो चाहते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से और एक होकर चल सकते हैं। और उसके बाद ही मैंने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से बात की थी और अभी 2 दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई अपनी राब्ता कमेटी के साथ यहाँ गवर्नर हाउस आए थे और हमारी बड़ी तवील मुलाकात हुई। तो उसमें मैंने उनके जज्बात की बात रखी थी और फ़ारूक सत्तार भाई की भी जज्बात की बात रखी। और मैंने जैसे कहा कि मेरी इखलाकी कोशिश है, सियासी कोशिश में इसलिए नहीं कहता कि ये मेरा मनसब इजाज़त नहीं देता कि मैं सियासत में इन्वॉल्व हूँ और सियासी बातें करूँ, लेकिन मैं इखलाकियात की तक इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ कि अब ये दूरियाँ और ये नफ़रतें इंशाल्लाह कम अज़ कम यहाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आगे का जो भी लाहेअमल होगा वो आपस में ये लोग बैठें, एक दूसरे से इत्तेफ़ाक़ राय करें, कौन क्या चाहता है, कैसे काम करना चाहता है या नहीं चाहता है, वो इनकी अपनी सवाबदीद है सबकी। अच्छा, एक अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़ात है, उनका मामला तो दूसरा है, उनकी तो रियासत से जंग है। एक उनके बाकी एमक्यूएम लंदन से वाबस्ता लोग हैं, तो माइनस अल्ताफ़ हुसैन एमक्यूएम लंदन के बाकी लोगों के लिए भी ये ऑफ़र है, एमक्यूएम में वापसी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं या कि नहीं? देखें, इस बात का जो सियासी जवाब है वो तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई दे सकते हैं। मैं सियासी बात पे लोगों की सियासत में वापसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, उस पर तो आप नहीं करना चाहते, लेकिन एक जो आपने कराची और हैदराबाद के लोगों के दर्द दुख तकलीफ़ का ज़िक्र किया, तो उसकी एक वजह ये है कि बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका वहाँ पे। तो ये हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भाग रही है? देखें, भाग कोई भी नहीं रहा और इस पर मैंने काफ़ी मीटिंग्स की हैं जब मैं गवर्नर नहीं बना था पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ। 140A की एक पटिशन एमक्यूएम पाकिस्तान 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी, जो बल्दियाती निज़ाम में मसाइल थे और उनकी पावर और उनके मामलात के ऊपर, जिसका फ़ैसला बहुत 2-3 सालों के बाद आया, 4 सालों के बाद। और उसमें जो एक और इशू बना और पैदा हुआ वो था डिलिमिटेशन का, जो
पिछले अदवार में MQM के साथ बातचीत किए बग़ैर यकतरफ़ा तौर पे डिलिमिटेशन करके इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई, कराची ख़ास तौर पे अर्बन एरियाज़ की। 2 इश्यूज़ थे। MQM पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ, जिस पर नून लीग ने भी दस्तखत किए, और ये तय हुआ था कि डिलिमिटेशन जो है वो ठीक कर ली जाएगी, उसके बाद इलेक्शन की डेट रखी जाए तो MQM पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी यही लिखा था कि आप सिंध गवर्नमेंट से रुजू करें और इलेक्शन कमीशन से रुजू करें इस मामले में। तो अभी तक डिलिमिटेशन के ऊपर कोई भी फ़ैसला पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने नहीं किया, इसीलिए बार बार ये बावर कराया जाता है कि डिलिमिटेशन को ठीक करें, हमें एतराज़ नहीं है, अगले 24 घंटे में इलेक्शन करवा लें। तो MQM के दोस्तों ने ये बात मुझे की थी और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों तक ये बात पहुंचाई है और उनसे दरख्वास्त की है कि इस मामले को भी अफ़ाम व तफ़हीम से बैठकर हल कर लिया जाए। लेकिन टिसूरी साहब, एक तलख हकीकत है, और वो हकीकत ये है कि जिस तरह PTI को सूट करता था कि MQM मुख्तलिफ़ दड़ों में बटी रहे, इसी तरह पीपल्स पार्टी को सूट करता है कि MQM तकसीम रहे। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी आपकी इन मेहनतों को समरावर नहीं होने देगी? देखें, ये तो जैसे मैंने पहले कहा ना कि इक़्तिदार ताकत की बुनियाद पर मिलता है, वरना ताकत ना हो तो आपको सिर्फ बख्शिश ही मिलती है। और क्योंकि देखें, मैं MQM का हिस्सा नहीं रहा, वफाक का नुमाइंदा हूँ, तो सियासी जवाब तो MQM पाकिस्तान ही पीपल्स पार्टी को दे सकती है इन सारी बातों का। और हर जमात को अपने अंदरूनी मामलात पर नज़र रखनी चाहिए और उसको ये नहीं किसी जमात को या किसी लोगों को इतनी इजाज़त दे कि वो आपके अंदर आके आपके मामलात को ख़राब कर सकें। वो कहा है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रज़ा क्या है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को खुद ही इतना अपने आप को बुलंद और ताकतवर बना लेना चाहिए कि कोई दूसरा उसको क्यों डिस्टर्ब करेगा और वो क्यों हो डिस्टर्ब उससे। अच्छा, PTI में एक बंदे ने अपने आप को आप जैसा बुलंद किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कामरान टिसूरी साहब है ये MQM के फैसल वावड़ा है और फैसल वावड़ा जो है वो PTI के कामरान टिसूरी हैं। अब वहाँ से उनको निकाल दिया है तो आप उनको अपनी पार्टी में क्यों नहीं लाते? देखें, फैसल वाडा भाई से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है और बड़े अच्छे इंसान हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि सियासी पार्टियों को ज्वाइन करना वो हर एक आदमी का अपना फ़ैसला होता है। अगर वो आना चाहते हैं और उनसे बातचीत होगी तो उस पर भी बात कर लेंगे। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का नंबर दे दूँगा उनको, फैसल भाई दोस्त हैं मेरे। बाकी रह गई बात कि लोग क्या कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि लोगों की बात पे तो ध्यान देना बरसों हो गए छोड़ दिया हमने। ठीक, जनाब कामरान टिसूरी साहब, गवर्नर सिंध, हमें वक्त देने और हमसे बात किए बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि वही कुछ हो जिसमें इस मुल्क का और इसके अवाम की भलाई हो। कामरान टिसूरी साहब के एक बार फिर शुक्रिया और इस तवक्को के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। आज के इस खुसूसी जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।